आई एम रमन राज शेरगिल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ पीटर लिंच की बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट के साथ। वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है फ्रेंड्स। ये बुक इसलिए इतनी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस बुक में इंडिविजुअल कैसे अर्न करता है स्टॉक मार्केट में, आज हम उसके बारे में जानेंगे। न्यूज चैनल पर, टेलीग्राम पे और कहीं कहीं दोस्तों का ग्रुप बनाकर हमेशा लोग स्टॉक मार्केट में एडवाइस की तरह काम करते हैं, पर क्या उनकी एडवाइस हमें प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा अगर कोई डेंजरस है तो वो है आधा अधूरा ज्ञान। सो इसलिए वन अपॉन वॉल स्ट्रीट की समरी में आप एंड तक जरूर बने रहे, जिसमें आप ये तो जान जाएंगे कि अब मुझे कैसे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट अर्न करना है, और अगर अब मुझे लॉस हो रहा है तो वो भी मुझे क्यों हो रहा है। इंट्रोडक्शन के पार्ट में आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं और दूसरी तरफ हम इंडिविजुअल और स्मॉल इन्वेस्टर है। पर पीटर लिंच कहते हैं कि अगर आप 5th क्लास भी पढ़े हैं और आपके पास ये नॉलेज है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, देन आप जरूर अर्न करेंगे। सो इस बुक में उन्होंने 6 लेसन शेयर करे हैं। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं लेसन नंबर 1 की तरफ। लेसन नंबर 1, जिसमें 6 कैटेगरी है। पीटर लिंच कहते हैं कि जब एक बार आप कंपनी का साइज देख लेते हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तब आप उसमें इन 6 कैटेगरी में जरूर रख के चले। फर्स्ट कैटेगरी इज स्लो ग्रोअर। मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका कंट्री की इकोनॉमी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, ऐसी बड़ी कंपनी स्लो ग्रो करती है बट फास्ट होती है, बिकॉज जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और जब ऐसी प्रोडक्ट कंपनी स्लो ग्रो करती है तो मोस्टली उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर भी स्लो ही ग्रो करते हैं। बट हम उसमें क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? क्योंकि ऐसी बड़ी कंपनीज लार्ज एंड स्टेबल कंपनीज होती है और लो रिटर्न प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अंबुजा सीमेंट एंड कोलगेट। पीटर लिंच स्लो ग्रोअर्स को स्लगर्स कहते हैं, मतलब थका हुआ शेयर। तो ऐसे शेयर में उन्हें इन्वेस्ट करना पसंद ही नहीं है। अगर हम एग्जांपल लें अंबुजा सीमेंट एंड कोलगेट का, तो ये स्लो ग्रोअर्स इसलिए है क्योंकि एकदम से तो लोग ब्रेड के साथ कोलगेट लगा के खाने तो नहीं लग जाएंगे और सब सीमेंट भी यूज नहीं कर रहे हैं, बट ये स्ट्रॉन्ग कंपनी जरूर है। तो मतलब देखा जाए अगर ये कंपनी ग्रो भी होती है तो ये हार्डली हमें 2 से 10% का इंटरेस्ट ही दे सकती है। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज द स्टालवर्स। इन्वेस्टर मोस्टली इन शेयर में इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि ये रेपुटेड कंपनी होती है, जनरली 10% से ज्यादा रिटर्न देती है। इनकी एनुअल ग्रोथ 10 से 12% हमेशा रहती है। आप एक हद तक इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कब बाय करते हैं एंड किस प्राइस पर, क्योंकि मोस्टली स्टालवर्स कंपनी मंदी के टाइम भी रिटर्न देती है, जैसे रिसेशन के टाइम पर कैलोग्स एंड हिंद यूनिलीवर, मोस्टली एफएमसीजी कंपनीज। तो अगर आप अपने शेयर्स को इन कैटेगरी में रख के चल रहे हैं तो आप एक डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं कि हाँ व्हाट इज द थिंग इज नाउ डूइंग। क्योंकि अगर आपको पता चलता है कि मेरा शेयर स्लो ग्रोअर या स्टालवर्स की कैटेगरी में आ रहा है तो व्हाट विल बी माय नेक्स्ट मूव। सो बढ़ते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ, दैट इज फास्ट ग्रोअर। पीटर कहते हैं कि ऐसी 1-2 कंपनीज पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए जिसे आप जरूर विन करेंगे। ओवरऑल मोस्टली ये कंपनीज 20 से 25% रिटर्न देती हैं। अब सोच रहे होंगे क्योंकि ये स्मॉल, न्यू एंड एग्रेसिव कंपनीज होती है। आप आइडेंटिफाई करिए ऐसी कौन सी कंपनीज है, क्योंकि सोचने वाली बात ये है कि जरूरी नहीं फास्ट ग्रोइंग कंपनी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री भी हो। पीटर सजेस्ट करते हैं कि इजी कंपनी को अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई करना होता है, जो राकेश झुनझुनवाला ने करा है, पर एक्चुअल में वो इतने बड़े ट्रेडर नहीं है। जहां एक स्मॉल इन्वेस्टर है उसके हिसाब से देखा जाए तो उसके लिए मनी को कमाना बहुत ही ज्यादा टफ होता है, और राकेश झुनझुनवाला जैसे ट्रेडर्स की होल्डिंग बहुत ज्यादा होती है और इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी होती है। और अगर हम उनसे सीखे तो राकेश झुनझुनवाला ने बस सही टाइम पे सही शेयर को पकड़ा था। आज भी वो वैसे ही होल्डिंग करते हैं और प्राइस को मैनिपुलेट करके पैसे को अर्न करते हैं। बट आपको ऐसे ट्रेडर से लड़ना नहीं है, इनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है। आपको ऐसे शेयर आइडेंटिफाई करने हैं जिनके बड़े इन्वेस्टर को शेयर खरीदना नहीं जबकि होल्ड करना पसंद हो। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस, अभी के हिसाब से बिग इन्वेस्टर उसमें इंटरेस्टेड थे। मतलब अगर आप शेयर को इस कैटेगरी में रख के चलते हैं और ऐसे शेयर को होल्ड करते हैं तो उसमें मैनिपुलेट होने के चांसेस है। सपोज टाइटन, जो प्रूफ हो चुका है। फोर्थ कैटेगरी साइक्लिक। मोस्टली बायर्स इसमें मरते हैं क्योंकि ऐसी कंपनीज एंड इंडस्ट्री एक्सपेंड और डूबती है इकोनॉमी के साथ, इसलिए जाहिर सी बात है कि ऐसी कंपनी को यूजुअली लोग तब बाय नहीं करते हैं जब वो डूब रही होती है, जैसे एयरलाइंस कंपनी एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर। दैट्स व्हाई ऐसी कंपनी को साइक्लिकल कहते हैं, और जो इन कंपनीज को जितनी ऊपर बाय करते हैं वो उतना ही ज्यादा मरते हैं। फॉर एग्जाम्पल बजाज ऑटो एंड फ्रेंड्स। मोस्टली सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड टायर और स्टील कंपनी जिसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ऐसे शेयर से हमेशा इंडिविजुअल को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तभी इनके शेयर्स भी बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। सपोज MRF, जिसका एक शेयर ही 65,000 का है। तो ये बहुत ही एक अच्छी ट्रिक है साइक्लिकल
कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने की। और ये बात नोट करिए कि टाइमिंग ही सब कुछ है साइक्लिकल जैसी कैटेगरी के शेयर पे। आपने इन्वेस्ट कर दिया है या करने वाले हो तो इस बात को जरूर नोट करें। सो बढ़ते हैं फिफ्थ कैटेगरी की तरफ, दैट इज टर्न अराउंड। ऐसे शेयर मोस्टली पलट सकते हैं, जैसे पीएनबी, जो एक्चुअल में लॉस कवर करके ऊपर आ सकता है, क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि उसे इतना लॉस नहीं हुआ है जितना वो गिर पड़ा है। और अगर आपके पास ऐसे शेयर की होल्डिंग है तो उन्हें अब सेल करना बेवकूफी है। और प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बातों को सुन के डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करे, मतलब और भी चीज देखे, जैसे फंडामेंटल राइट्स। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं टर्न अराउंड कैटेगरी को। तो टर्न अराउंड जैसी कैटेगरी को हम होल्ड करके जरूर रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इनको होल्ड करके क्यों रखें, क्योंकि ऐसे शेयर्स रूमर्स का वेट कर रहे होते हैं। बस आप देख लेना, कभी भी न्यूज आएगी नीरव मोदी को पकड़ लिया है तो ये शेयर जरूर चढ़ता है। क्या नीरव मोदी को पकड़ते ही उसकी पॉकेट में पैसे थे जो पीएनबी को मिल गए और वो चढ़ने लग गया? नहीं, ही इज जस्ट वेटिंग फॉर अ रूमर। सो मतलब एक्चुअल में फिजिकल फॉर्म में पैसा आ गया है क्या वापस पीएनबी कंपनी में? ऑब्वियसली नहीं, फिर शेयर चढ़ क्यों रहा है? मतलब इट इज अ टर्न अराउंड शेयर। ही वोंट जस्ट रूमर बिकॉज फंडामेंटली शेयर स्ट्रॉन्ग है एक्चुअल में। तो बढ़ते हैं सिक्स कैटेगरी की तरफ, द एसेट प्लेज। ऐसे वो कंपनीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए इंडिविजुअल को जिस कंपनीज के पास कुछ एसेट, प्रॉपर्टीज, कैश, मशीन, इन्वेस्टमेंट हो, पर ये भी देखना है कि वो ऐसी चीजों को अपनी बैलेंस शीट में अभी तक नहीं लाए हैं। इन शॉर्ट, यू आर लुकिंग फॉर अ बिजनेस विद एसेट्स, वेदर इट्स कैश, इन्वेस्टमेंट etc. that is worth more than the price and you will pay for the stock. I know ये बहुत चीजी एंड कंफ्यूजिंग हो गया होगा। सो समझते हैं कि ऐसी कंपनीज वो होती हैं जब आप उनके अफेयर्स देखते हैं, जैसे इजी डे को रिलायंस ने अभी बाय कर लिया है, जिससे उनकी मार्केट भी इंक्रीज हुई है और रिलायंस फ्रेश का कॉम्पिटिटर भी एलिमिनेट हो गया है। सो होप आप शेयर्स को कैटेगरीज में रखने के बाद बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि व्हाट विल बी माय नेक्स्ट मूव। सो बढ़ते हैं लेसन नंबर 2 की तरफ। लेसन नंबर 2 इज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट टू पिक अ परफेक्ट स्टॉक एंड कंपनी। ये लेसन इसलिए डाला है क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यस आई कैन रेडी टू इन्वेस्ट, बट इससे जरूर जान ले, क्योंकि कैटेगरीज के बाद आपको ये बात जरूर जाननी चाहिए कि कंपनी को पिक करते टाइम मैं किन बातों का ध्यान रखूं। सो ये लेसन हमें चैप्टर 8 हाउ टू पिक परफेक्ट स्टॉक से मिलता है, जिसमें मैं आपसे 7 एट्रीब्यूट शेयर करूंगा। बट उससे पहले ऑथर आपको बताना चाहते हैं कि लोग मुझसे पूछते हैं इज इट गैम्बलिंग मार्केट, क्या ये मार्केट सही है इन्वेस्ट करने के लिए? तो मैं आंसर करता हूँ, यू हैव टू इन्वेस्ट इन कंपनी नॉट इन मार्केट। बिकॉज फ्रेंड्स, इकोनॉमी जब आज तक नहीं पता लगाए मार्केट को तो आप कैसे पता लगा सकते हो? सो इन्वेस्ट इन स्टॉक नॉट इन मार्केट। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट इज फाइंड डल कंपनी नेम। यूजुअली अब लोग डल कंपनी में बाय नहीं करते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डेल्टा कोप। आपने देखा होगा गोवा में एक कसिनो है, जो उनमें से एक डेल्टा कोप है जिसमें राकेश झुनझुनवाला के भी स्टेक्स हैं। ऐसी कंपनी पे ध्यान दे, जैसे फेविकोल जिसे आप सब जानते हैं, और उनकी पेरेंटल कंपनी है पिडलाइट। थर्ड, इंडियन ग्लाइकोल कंपनी जो केमिकल बनाती है। ये कंपनीज के नाम मैंने ऐसे दिए हैं जिन पे आप स्टडी करें, तब आपको इस पॉइंट की वैल्यू पता चलेगी। सेकंड पॉइंट इज पीटर लिंच कहते हैं ऐसा स्टॉक ढूंढे जिसमें ना ही अभी तक इंस्टीट्यूशंस आए हैं तो आप सिंगल विनर हैं, और अगर जिसे एनालिस्ट भी फॉलो नहीं करते हैं तो आप डबल विनर हैं, क्योंकि ऐसे में कंपनीज के प्राइजेस में करेक्शन होनी है। क्योंकि 10 साल पहले जो कंपनी की वैल्यू थी वो ऑब्वियस ही बात है आज तो नहीं होगी। सो द इंस्टीट्यूशन डोंट ओन इट, यू आर अ विनर। If the analyst don't follow it, then you are a double winner. And third point is जिसमें कंपनी के rumors हो and that still trade in a market. So a company with a toxic waste or mafia involvement rumor may be an excellent opportunity. So by these 3 points आप एक अच्छी कंपनी को फाइंड कर सकते हैं जो आपको एक अच्छे से पैसे बना के दे सकती है। मैं तो कहूँगा कि 200% तक प्रॉफिट भी ऐसी कंपनीज आपको दे सकती है। सो जानते हैं फोर्थ एट्रीब्यूट को, दैट इज इट्स नीश। मतलब ऐसी कंपनी देखे जिनकी मोनोपोली हो मार्केट में। अब ये कैसी कंपनी है? जैसे ड्रग कंपनी जिसे दूसरों को बनाने की परमिशन ही नहीं है। जैसे फेविकोल की तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी मार्केट में मोनोपोली है एंड अभी भी मच मोर शेयर है। फिफ्थ एट्रीब्यूट इट पीपल हैव टू कीप बाइंग इट। मतलब ऐसे शेयर को ढूंढो जिसे लोग लगातार बाय करना चाहते हो, तभी तो उस शेयर में एक वैल्यूएशन क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोलगेट जैसी कंपनी को अगर आप लेते हैं बट इन्वेस्ट कर ही दिया है तो रातों रात तो सब 10 बार पेश नहीं करने लग जाएंगे। मतलब कैसे उस कंपनी में एक वैल्यू क्रिएशन क्रिएट होगी?
सो जिस कंपनी में ऐसा कुछ ना दिख रहा हो, ऐसी कंपनी को इग्नोर करना चाहिए इंडिविजुअल ट्रेडर को। 6th पॉइंट इज द इनसाइडर्स आर बायर। जब किसी कंपनी के शेयर उसके प्रमोटर ही बाय करते हैं तब वो कंपनी ट्रस्टवर्दी साबित होती है। जैसे सबको पता है मुकेश अंबानी की फैमिली के रिलायंस में स्टेक्स हैं। 7th एट्रीब्यूट इज द बायबैक शेयर। जब कंपनी अपने सारे शेयर खुद खरीदना चाहती हो तो ऐसी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो आने वाले टाइम पे ऐसी कंपनी अपने शेयर होल्डर को भी बहुत अच्छा रिटर्न देगी। एंड 8th एट्रीब्यूट इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इस टिप को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है ताकि आपको पता चले जब टेक्नोलॉजी यूज़र फ्रेंडली हो तो कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। ऐसी कंपनी हमेशा बाय करें जिसकी टेक्नोलॉजी यूज़र फ्रेंडली होगी। फॉर एग्जाम्पल भारती शेयर दैट इज़ एयरटेल, क्योंकि एयरटेल ने अब 5G लॉन्च कर दिया है और धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होगी। सो इसमें देखा जाए तो ऐसे शेयर्स को फ़ायदा होगा। बट जब आप कंपनी के किसी भी शेयर को पिक करें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स बनाएं। कोई भी 1-2 पॉइंट से आपको ज़्यादा फायदा और ज़्यादा श्योरिटी नहीं होगी। सो चलिए लेसन नंबर 2 के बाद बढ़ते हैं हमारे लेसन नंबर 3 की तरफ। सो लेसन नंबर 3 इज द स्टॉक आई वुड अवॉइड। अब कैटेगरी में रख लिया, ये देख लिया कि हमें स्टॉक कौन से पिक करने हैं, बट स्टॉक पिक करने से ज़्यादा कहीं ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन से स्टॉक को अवॉइड करूं। तभी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे कि मैं कौन से स्टॉक को परफेक्टली पिक कर रहा हूँ। पीटर लिंच ने स्टॉक अवॉइड में 6 कैटेगरीज को डिस्क्राइब करी है। सो फर्स्ट कैटेगरी इज हॉटेस्ट स्टॉक इन द हॉटेस्ट इंडस्ट्री। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे शेयर कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, इन्हें प्रेडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल कम लोगों के सेंटीमेंट ज़्यादा वर्क करते हैं। पता नहीं कैसे रूमर्स और कैसी न्यूज़ हॉट स्टॉक के सेंटीमेंट्स को बदल रही है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के कंटेक्स्ट में। और पीटर लिंच इन्हें ही मैनिपुलेट शेयर कहते हैं, जिसमें आप कभी भी अपनी पोजीशन चेंज करने का सोचते हो और एट लास्ट वो आपको लॉस दे जाता है। सो ऐसे शेयर्स में अपने आप को ना रखें क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर ऐसे शेयर्स में ज़्यादातर टाइम लॉस ही देके बाहर आता है। सेकंड कैटेगरी है स्टॉक अवॉइड करने की, दैट इज बिवेयर द नेक्स्ट समथिंग। अगर आपको कोई भी कहता है कि ये कंपनी नेक्स्ट मैकडोनल्ड बनने वाली है या नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल या फिर नेक्स्ट IBM है ये तो ऐसे शेयर को अवॉइड करें क्योंकि पीटर लिंच कहते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा प्रैक्टिकल कभी नहीं होता। सो थर्ड कैटेगरी इज अवॉइड डाइवर्सिफिकेशन, मीन्स कंपनी शेयर होल्डर की वैल्यू ही कम कर दे। फॉर एग्जांपल वो किसी कंपनी के साथ एक्विजिशन यानी कि दूसरी कंपनी को परचेज कर रही हो सपोज। सो ऑब्वियसली कंपनी ज़्यादा प्राइस देकर जिसे वो पैसे उसे डिविडेंड या बायबैक करने में अपने शेयर होल्डर को देने चाहिए कि वो अपनी अहमियत अपने शेयर होल्डर्स की नज़र में बना पाए, पर वो करने लग जाती है दूसरी कंपनीज को बाय। और अगर ऐसी दूसरी कंपनीज उनकी कैटेगरी से बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, सपोज हिंदी यूनिलीवर अगर रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रही है तो ऑब्वियसली ऐसे एक्विजिशन को आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनीज को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। सपोज अब जोमेटो भी इस कैटेगरी में आ गई है क्योंकि इनके ओनर की होल्डिंग कम होती जा रही है और वो अपने पैसे को दूसरी कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग गए हैं अब। सो ऐसे डाइवर्सिफिकेशन से बचे। और अनदर एग्जांपल हम पॉजिटिव में ले तो वोडा और आइडिया ऐसे एक्विजिशन है जिसमें अगर वो कंपनीज का उनका जब डील हुई तो ऐसे में शेयर होल्डर को कोई भी लॉस नहीं था, ना ही उनकी वैल्यू को। फोर्थ कैटेगरी इज द विस्पर स्टॉक। जब एक ऐसे माहौल में रहते हैं जब आपको टाइम टू टाइम कोई भी बेस्ट कंपनी बता रहा है, बट आप खुद सोचिए कि वो बेस्ट कंपनी क्यों ही बताएगा कि भाई अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर दें जिसके काफ़ी रीजंस हैं, तो ऐसे स्टॉक को विस्पर स्टॉक में आप कैटेगराइज करिए। क्योंकि अगर आपको कोई भी कह रहा है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे तो आप उसको कहिए ना कि आप भी अपना सब कुछ बेच के इस कंपनी में क्यों नहीं लगा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर इसमें विन विन तो सिचुएशन नहीं है ना, लॉस भी हो सकता है, तो ऐसे विस्पर स्टॉक से जरूर बचे। एंड माय फ्रेंड्स, मैं ये भी कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए ही मैंने ये चैनल को बनाया है कि सो दैट आप में सेल्फ इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट हो सके। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं फिफ्थ कैटेगरी की तरफ, दैट इज द मिडल मैन। अगर आपने हर्षद मेहता की मूवी देखी है तो यही एग्जाम्पल है जब कंपनी 25 से 50% एक इंसान को होल्डिंग दे रही है। ऐसे में अवॉइड ना करें बट बिवेयर रहे क्योंकि आप कंपनी में इन्वेस्ट करें, सप्लायर पे नहीं। लास्ट कैटेगरी जो पीटर लिंच ने बताई है स्टॉक अवॉइड करने की, दैट इज बिवेयर द स्टॉक विद एक्साइटिंग नेम। हंसिए मत, जैसे टेस्ला। बाकी ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है क्योंकि बहुत लोग सिर्फ नाम पे इन्वेस्ट करते हैं।
जो उन्हें पर्सनली एक्साइट करता है। ऐसे शेयर को इन्वेस्ट करें। मोस्टली ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिर्फ नाम के बेस पे ही इन्वेस्ट कर देते हैं, जो 90s में ज्यादा होता था। खैर छोड़िए, टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं लेसन नंबर 4 की तरफ, क्योंकि भाई लेसन 4 आया है अर्निंग, अर्निंग एंड अर्निंग के साथ। मतलब इस लेसन में हम सीखेंगे कि एक्चुअली अर्निंग अब हमें रियलाइज कराने लग चुकी है, पर आपको पैसा भी अब जरूर बनाना है। तो लेसन 4 को बहुत ध्यान से सुनिए। अब हमारे पास सिचुएशन तो ऐसी आ चुकी है कि इंडिविजुअल को पता है व्हाट टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट, बट व्हेन टू इन्वेस्ट वो आपको इस लेसन में जानना है, जिस वजह से मोस्टली लोग लॉसेस करते हैं, बट माय फ्रेंड्स अप्लाई में फेल हो जाते हैं। जैसे रेशियो एनालिसिस को पढ़ना और समझने में सालों लगते हैं, क्योंकि वह एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा। पर ऑथर ने जो बताया है आपको व्हेन टू इन्वेस्ट के लिए, कि आपको किसी भी कंपनी की करंट वैल्यू एंड करंट एसेट देखनी आनी चाहिए, जैसे कुछ शेयर्स और जैसे कुछ रेशो और भी, सपोज लिक्विडिटी रेशो एंड प्रॉफिट अर्निंग यानी कि पीई रेशो, जो बताता है कि कंपनी अभी के हिसाब से क्या प्रॉफिट अर्न कर रही है। क्योंकि जब आप ऐसे रेशो को एनालाइज करना सीखते हैं जिस हिसाब से उसका शेयर ट्रेड हो रहा है, आप जानते हैं कि शेयर को ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है। तो ये सब चीजें जब आपको बताने लग जाती हैं, तो फ्यूचर में आप रेट बढ़ने के बाद कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे, जो इनफ होता है व्हेन टू इन्वेस्ट के लिए। और अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहते हैं 10 साल के लिए, तो ये लेसन के बिना भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। व्हेन टू इन्वेस्ट पोर्टफोलियो एंड म्यूचुअल फंड जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। म्यूचुअल फंड सिर्फ सेफ देख के इन्वेस्ट करते हैं, और जब उन पे ज्यादा मनी हो जाती है, तो यही चक्कर है बड़ी कंपनी स्लो ग्रोअर की कैटेगरी में आ जाती हैं, और डन लेम एंड फास्ट ग्रोअर ज्यादा वॉलेटाइल एंड अच्छे से ट्रेड होता है मार्केट में। बट आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड क्यों नहीं कर सकता ज्यादा इन्वेस्ट, क्योंकि माय व्यूअर्स म्यूचुअल फंड को रिस्ट्रिक्शन होती है सेबी की तरफ से। इसलिए क्या फायदा म्यूचुअल फंड का जब वो ज्यादा अमाउंट विन सिचुएशन में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता, जब शेयर अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा हो। सो दैट्स व्हाई इंडिविजुअल इज अर्निंग, अर्निंग एंड अर्निंग। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं लेसन नंबर 5 की तरफ। लेसन नंबर 5 इज एडवाइजेस बाय पीटर लिंच। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है ये इस बुक में, और फेमस बनाता है इस बुक को सिर्फ इस लेसन की वजह से, क्योंकि बहुत सी बुक आपको एडवाइजेस नहीं करती है, बट पीटर लिंच कहते हैं कि फर्स्ट उतनी मनी इन्वेस्ट करें जिसे आप लॉस करते टाइम अफोर्ड कर सकते हैं। सेकंड एडवाइजेस शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करें। थर्ड एडवाइजेस सबसे फेवरेट थिंग बैलेंस शीट में प्राइस अर्निंग रेशियो देखने वाली होती है, जैसे एसबीआई बैंक की देखना आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि इन्वेस्ट करने के लिए। फोर्थ एडवाइजेस मंथ में या ईयर में या फिर 3 साल बाद मार्केट को करेक्शन जरूर चाहिए होती है, जिस वजह से मार्केट जरूर क्रैश होती है। सो ऑलवेज रेडी रहे कि मार्केट तो क्रैश जरूर होगी। अगर आप नहीं रेडी हैं और आप सारा ब्लेम मार्केट पे निकाल रहे हैं, तो मार्केट नहीं बेकार, हम बेकार हैं। सिक्स्थ एडवाइजेस स्टॉक को नहीं पता कि आपने उसे ले रखा है, सो स्टॉक डजंट नो दैट यू ओन इट। सो इसलिए स्टॉक को ज्यादा पुश ना करें बातों से कि स्टॉक बढ़ क्यों नहीं रहा है। सेवंथ इज हॉट स्टॉक को हमेशा इग्नोर करें, क्योंकि बोरिंग स्टॉक बेस्ट रिजल्ट देता है। If you want to avoid a single stock, it would be the hottest stock, because boring stock give you the best result. Eighth advice is invest in company, not in stock market. फ्रेंड्स ये जरूर जानें कि आपके इमोशंस की किसी को परवाह नहीं है इस मार्केट में। तब ये मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलती है, और सेंटिमेंट को कंट्रोल करने के लिए कोई इंडिकेटर नहीं है। इसलिए ये सारी एडवाइसेस बहुत जरूरी हैं, क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल के बाद आते हैं सेंटीमेंट्स। इसलिए लेसन नंबर 5 बहुत जरूरी है कि कैसे आप अपने सेंटीमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। दैट्स मेक यू अ रियल ट्रेडर। सो फ्रेंड इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि ये बुक ऐसी बुक है कि जिसे पढ़ने में 2 दिन, समझने में 1 मंथ और रियलाइज करने में 1 साल लगता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट और आप टायर्ड फील कर रहे हैं, तो आप प्राउड जरूर फील करें कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, क्योंकि इस बुक के और भी मैं पार्ट्स बनाऊंगा जिसमें रेशियो एंड डेरिवेटिव की बात होगी। एंड ट्राई टू बाय दिस बुक फ्रॉम माय लिंक, सो दैट आप मुझे भी सपोर्ट करें। बट प्लीज उससे ज्यादा कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड मुझे सपोर्ट करें। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को भी जरूर पुश करें, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो जब भी आएगी सो आपको नोटिफिकेशन आए। एंड स्टिल आई एम सेइंग कोई भी डाउट हो सो यू कैन कमेंट। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे।